डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर सियासत अब कानूनी और संवैधानिक बहस में बदल चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन रद्द होने के बाद विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, जबकि भाजपा इसे नियमों के पालन की स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है। क्या ये सिर्फ हल्फनामे में तकनीकी चूक है या लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार? क्या चुनावी कानूनों का पालन हुआ है या राजनीतिक दबाव काम आया है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नामांकन रद्द, नियमों की जीत या सियासी साजिश? कांग्रेस का आरोप बनाम भाजपा का जवाब। चुनाव आयोग के फैसले पर देश भर में बहस। कानून, लोकतंत्र और राजनीति आमने सामने। राज्यसभा चुनाव में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान निरस्त कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हलफनामे में कथित अधूरी जानकारी को आधार बनाया। इसके बाद चुनावी मुकाबला कानूनी विवाद और राजनीतिक टकराव में बदल गया, जिसके बाद कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि जिस निजी परिवार का हवाला देकर नामांकन खारिज किया गया, वे ना तो आपराधिक मुकदमा है और ना ही अदालत ने उसमें संज्ञान लिया है। पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है। भोपाल में उपवास, चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के जरिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है। भाजपा का पक्ष साफ है कि चुनावी हलफनामे में पूरी और सही जानकारी देना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर संस्थानों को कटघरे में खड़ा करने और राजनीतिक हार की आशंका को छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। अब विवाद का केंद्र चुनावी कानूनों की व्याख्या बन गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या निजी परिवाद और न्यायालय में लंबित प्रक्रिया की जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य था? कानूनी विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग है। यही वजह है कि ये मामला अब केवल एक नामांकन का नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया की बड़ी बहस बन गया है। आप सब जानते हैं कि कोर्ट जब नोटिस देता है, कोई परिवारवाद का व्यक्तिगत कोई अगर कंप्लेंट रहता है तो कोर्ट नोटिस देता है कि हम इस पे संज्ञान ले कि नहीं ना ले। इस बात का नोटिस मीनाक्षी नटराजन जी को मिला। अब यहाँ तो कोर्ट संज्ञान लेने की बात हो रही है, लेकिन आरओ ने कहा कि आप पे कोई केस दर्ज था। आरओ ने लिखित में इसी आधार पर निरस्त किया। ना केस दर्ज हुआ, ना उस पर जांच हुई। तो मैं समझता हूं कि कानून ये है, स्पष्ट है। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का रूल है कि 2 साल से ज्यादा की सजा के बारे में आपको जानकारी देना है। तो अगर आप इसको केस मानती भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो है नहीं केस, तो 2 साल से ज्यादा की सजा का है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो सीधे सीधे ये राजनीतिक रूप से निर्णय है। राज्यसभा की एक सीट ने कानून, राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस फैसले को पक्षपात बता रही है, भाजपा नियमों की जीत कह रही है। अब सबकी नजर कानूनी प्रक्रिया पर है। फैसला अदालत और संस्थाएं करेगी, लेकिन सियासी बहस अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नामांकन रद्द, नियमों की जीत।
तो हमारा आज का विषय है फॉर्म अधूरा हंगामा पूरा। एक सीट जो कांग्रेस के खाते में आ जाती है राज्यसभा की, लेकिन उसमें भी छोटी सी चूक के कारण वो सीट कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में गंवाना पड़ा, जिससे लेकर अब मध्य प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई है। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सिंपी अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। डॉक्टर नितिन मोहन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूँ। के एस साइनी जी है वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूँ। साइनी जी, एक सीट कांग्रेस के खाते में तो निश्चित तौर पे आने वाली थी, लेकिन उसमें भी ये जो चूक, क्या मानते हैं, चूक है या बड़ी लापरवाही है? इसके पीछे कोई बड़ी बात छिपी है? क्योंकि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को जब से उतारा गया तब से ही कई तरह के बयान आपने भी देखा, हमने भी देखा, कई तरह की बातें जो हो रही थी, लेकिन जिस तरह से नामांकन रद्द हुआ, इसके पीछे आप क्या मानते हैं साइनी जी? जी, आपको, आपके पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे दिख नहीं रहा है कुछ स्क्रीन में, तो मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ आपको। जी देखिए, जहां तक मीनाक्षी नटराजन का केस है, देखिए मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं लापरवाही है। आप, ये बहुत पुरानी पार्टी है और इतना छोटा सा एक जो फॉर्म फिल कर नॉमिनेशन का बात है, तो वो हर किसी को पता है कि सारे इंफॉर्मेशन आपको देना है। ये आप ये बीजेपी को आप ब्लेम करें या किसी और को ब्लेम करें, लेकिन सबसे पहले आपको आपके अंदर देखना होगा कि किस तरह से आप एक छोटी सी गलती की वजह से आपके इतना बड़ा एक सीट चला जाता है। राज्यसभा का एक सीट जो है वो बहुत ही आसानी से और पूरे नंबर के साथ, उनके पास 5 मेंबर्स एक्स्ट्रा थे कांग्रेस के पास, ये जीतने के बाद भी। तो ऐसे कंफर्टेबल सीट आप जो गवा देते हो, तो ये बहुत ही निश्चित तौर पर आपको जानना चाहिए कि एक लापरवाही है। कहीं ना कहीं जहां कॉन्स्पिरेसी की बात है, ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़े हैं, लड़ाई, मीनाक्षी नटराजन को टिकट देने के बाद बहुत सारी नाराजगी थी कांग्रेस के अंदर ही, तो इसकी वजह से किसी ने कांग्रेस के अंदर से ही ये षड्यंत्र किया और ये लीक किया है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां से जानकारी बीजेपी तक कैसे पहुंची है। क्या हम इस चीज को ना भी माने, पर ये तो है कि ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो दिखती है। आप बोलो कि इसकी बिना रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, यानी वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट पहली बात ये है कि आपको, दूसरी बात ये है कि आपको एक डमी कैंडिडेट आपको खड़ा कर देना था। इन केस कुछ होता तो आपके पास एक डमी कैंडिडेट होता और वो आपकी सीट नहीं जाती, लेकिन आज कांग्रेस ने इतनी बड़ी एक गलती कर दी, इसकी वजह से इनका मध्य प्रदेश का एक राज्यसभा की सीट चली। ठीक है सिंपी जी, ये चूक है कि लापरवाही? क्योंकि देखिए, तमाम दिग्गजों को पीछे करके कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को वो सीट दी। एक सीट आप लोगों के खाते में आ रही थी, लेकिन जब से मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन भरा, उसके बाद से ही जिस तरह से आप लोग विधायकों के बाड़े बंद कर रहे थे, तमाम तरह की जो है सियासी उठापटक साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, बयानबाजी भी थी। अब तो नामांकन रद्द हो गया, ये भी सीट आप लोगों के हाथ से चले गया। देखिए, मीनाक्षी नटराजन जो है काफी वरिष्ठ है, पहली बार तो चुनाव लड़ नहीं रही है, तो क्या ये चूक माना जाए कि इसमें बड़ी लापरवाही है या क्या? जी देखिए फुलेश्वर जी, ना तो ये चूक है और ना ही ये लापरवाही है। ये सीधी सीधी एक सीट चोरी है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, जो अभी तक वोट चोरी किया करती थी, लेकिन अब प्रजातांत्रिक डाकों के साथ में उन्होंने सीट चोरी करना शुरू कर दिया है। आज हमारा एआईसीसी का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला था। आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और जो हमारे काबिल वकील हैं विवेक तनखा साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर ना तो कोई एफआईआर दर्ज थी, ना किसी प्रकरण में वो दोषी पाई गई थी। उनके पास एक प्राइवेट कंप्लेंट में मात्र एक शो कॉज नोटिस आया था, और ये नोटिस भी जो है ये प्री कॉग्निजेंस स्टेट में था, यानी अभी कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी नहीं लिया था। और मीनाक्षी नटराजन जी ने उस पर ये दलील दी थी कि उन्हें ये नोटिस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अंदर वो कॉलम कहाँ है, उस निर्वाचन फॉर्म के अंदर वो कॉलम कहाँ है कि अगर आपके पास कोर्ट से एक नोटिस आया है तो आप इस नोटिस को डिस्क्लोज करें। वो कॉलम ही तो नहीं होता है ना नामांकन के फॉर्म में, तो कहां से ये चूक हो जाती है और कहां से ये लापरवाही हो जाती है।
ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 33 ये स्पष्ट कहता है कि कोई भी ऐसा प्रकरण जिसके अंदर 2 साल की सजा निर्धारित है, अगर वो कोई क्रिमिनल केस है तो आप उसको डिस्क्लोज करिए। तो मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर जब कोई एफआईआर नहीं है, वो किसी क्रिमिनल केस के अंदर दोषी नहीं पाई गई, तो कांग्रेस को कहां से क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी जो हैंडबुक है उसके पॉइंट नंबर 6 में भी ये दिया हुआ है कि अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट रहता है तो जो डाउट ऑफ बेनिफिट होता है वो प्रत्याशी को दिया जाता है। तो देखिए जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना कठपुतली बनाकर काम करवाएंगी तो हमें लगता है कि प्रजातंत्र में अब न तो जनप्रतिनिधियों का वोट मायने रखता है, न जनता का वोट मायने रखता है। अब सीधा सीधा अधिकारियों की कलम से निर्णय हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइनी जी अपनी बात रखिए, फिर मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। जी, जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो डेमोक्रेसी है उसका उल्लंघन किया है। आप जानते हैं कि बीजेपी किस तरह से काम करती है, तो उसके बावजूद आप लोग को सतर्क रहना था, यही मेरा कहना है कि आपको मालूम है कि इसमें कोई भी चीज कुछ होता है तो देने में तो कोई नुकसान था नहीं। अगर लिख भी देते कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं था इसको लिखने में, कि क्यों मतलब उसको ये लापरवाही कहा जाएगा कि आपने उसको नहीं बताया। अगर जरूरी नहीं तो आप मान सकते हैं कि ये बीजेपी ने इसमें अपना जो है पावर में रहते हुए उसका दुरुपयोग किया है। लेकिन अगर आप ये नामांकन जब भरते वक्त जानकारी दे देते तो आप लोग का कोई नुकसान नहीं होता। तो बिल्कुल वो एक सीट बच जाती है आज। ठीक है नितिन जी, पहले वोट चोरी होता था, अब आप लोग सीट चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पे आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत नामांकन को रद्द किया गया है। नितिन जी आवाज आ रही है? चलिए हम नितिन जी के पास फिर से लौटेंगे, ऑडियो में कोई तकनीक खराबी है। सिंपी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमको पत्र जो है कांग्रेस नेता दिया, अब खुल के बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमको जो ये जानकारी है कांग्रेस के लोग ही दिए। तो क्या पार्टी के अंदर अभी भी कोई विभीषण छुप कर बैठा हुआ है जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही साजिश कर रहा है? देखिए, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इतनी निचले स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि आपको कांग्रेस के ही लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दे। कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था फुलेश्वर जी, और कांग्रेस के अंदर इतने आला वकील हैं जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के केसेस लड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह की कोई चूक है जो कांग्रेस के नेता कर सकते हैं? जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने अंदर से कोई सूचनाएं भेजी हैं, तो कांग्रेस इतनी सीरियस थी कि राहुल गांधी जी स्वयं इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे। हम अपने सारे विधायकों को समेटे बैठे हुए थे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति इतने प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में से कोई अंदरूनी खबर भारतीय जनता पार्टी को दे देगा? ये तो संभव नहीं है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी और भारतीय जनता पार्टी जो फूट डालो शासन करो की राजनीति करती है, अब वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर खानों के अंदर भी किसी तरह की असहिष्णुता को पनपाया जाए, ताकि जो एकजुटता हमारे विधायकों ने इस बार दिखाई है जिसे भारतीय जनता पार्टी पार नहीं पा पाई, वो सिर्फ उसी फूट को डालने का प्रयास कर रही है। नितिन जी, पहले आप लोग वोट चोरी करते थे, अब सीट भी चोरी कर लिए, क्या कहेंगे नितिन जी? लोकतंत्र को ठगना है और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की मंशा रखना है। ये लोग अपनी जुमलेबाजी की राजनीति जब आज पूरे देश और प्रदेशों से जब इनकी खत्म हो गई है, इनके पास वो कुछ मुद्दे बचे नहीं है, तो अब ये देश की लोकतांत्रिक और निर्वाचन करने वाली प्रक्रियाओं पर उंगली उठाने के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित किया गया, तो उसके बाद में 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा के देश की लोकतंत्र व्यवस्था को अपने बेड़ियों में बांधने का इन्होंने काम किया। जीतू पटवारी जी के लिए तो सबसे शर्मिंदगी की बात है जो उन्होंने खुद की विधानसभा 210 मतलब जो उनकी राऊ इंदौर ग्रामीण की विधानसभा है उसकी 88 नंबर बूथ से खुद हार गए, खुद अपनी विधानसभा हार गए। लोकसभा क्रमांक 26 इंदौर से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए और अब लोग राज्यसभा के लिए भी अपने कैंडिडेचर के लिए एक झूठा हलफनामा पेश करके अपना नामांकन रद्द करवाने का काम किया। इन्हें तो पहली फुर्सत में तो इन्हें खुद का इस्तीफा देना चाहिए। ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के लिए आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी की दौर है। इनके
साथ में अब कोई बड़े नेता भी नहीं खड़े हैं। कल आप दिग्विजय सिंह जी को देखेंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने अपने हाथ में माइक लेने से भी मना कर दिया कि अगर जीतू पटवारी जी का ये जो कर्म है तो ये खुद ही उसको संभालने का काम करे। तो कांग्रेस पार्टी खुद के गिरेबान में जाके और खुद के अंदर आत्ममंथन करे, अपने संगठन को संभाले, फिर लोकतंत्र को संभालने की बात करे। यह मेरा निवेदन है। ठीक है साइनी जी, एक सीट के लिए ही हमने देखा था कि कांग्रेस के नेता किस तरह से अलग अलग साफ तौर पर नजर आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी कई तरह के आरोप लगाए। 2028 का चुनाव भी अब काफी दूर नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में रही तो क्या वही स्थिति जो है जो चुनाव में हम देखा थे 2023 में, वही स्थिति फिर से रिपीट हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी को कोई ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है इसमें? जी, कांग्रेस को तो अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है ही, पर जहां तक 2028 का चुनाव है, अब इसमें काफी समय है और हम चुनाव तो 2 महीने 3 महीने में बदल जाते हैं, जो माहौल है वो बदल जाता है। तो अभी से कहना कि ये कांग्रेस के लिए अभी से कि या जीत नहीं पाएगी या बीजेपी अपना रिपीट करेगी जो चुनाव पिछला चुनाव को, तो ये कहना तो बहुत जल्दी होगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति वापस बनानी होगी। कांग्रेस के अंदर की जो इनफाइटिंग है उसको किस तरह से संभाल सकते हैं, इस पे भी कांग्रेस को विचार करना होगा। वरना जिस तरह से कांग्रेस एक मध्य प्रदेश में एक स्ट्रांग पार्टी थी, जहाँ पे कांग्रेस हमेशा अपने सत्ता में रही है और काफी मजबूती से यहाँ पे शासन किया है। दिग्विजय सिंह के काल में भी काफी इनके कांग्रेस का यहाँ पे मजबूती से शासन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की जो कमी है मध्य प्रदेश के अंदर, वो देखना चाहिए। उसके अलावा पार्टी के अंदर जो वर्कर्स है उनको किस तरह से आप एकजुट रखेंगे, उस पर भी वर्क करना होगा। ठीक है सिंपी जी, अगर कांग्रेस पार्टी में सब चीज ठीक था तो क्यों कांग्रेस के तमाम विधायकों को बाहर भेजना पड़ रहा था? भारतीय जनता पार्टी तो इसी को लेकर मुद्दा उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी में फूट की स्थिति है, अंदर ही अंदर जो है काफी लोग नाराज चल रहे थे क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को उतार दिया गया। तो जब स्थिति निर्मित हुई इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है ना, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में स्थिति बेहतर है। सिंपी जी, पूर्ण रूप से बेहतर थी। पहली बात तो अगर हमें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं होता तो पार्टी उन्हें टिकट ही नहीं देती। पार्टी को उन पे भरोसा था, इसीलिए तो टिकट देकर उन्हें विधायक बनाया। समस्या ये थी फुलेश्वर जी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि आज पूरा देश जानता है। और आप ये बताइए, अगर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर कर हमारे विधायकों को किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी भी प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लगता? इसीलिए हम अपने विधायकों को सुरक्षित रखना चाहते थे और वोटिंग तक हम उन्हें कहीं और लेकर जाना चाहते थे। दूसरी बात, जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं चुनाव हारने की बात, तो देखिए चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी हारे थे। तो चुनाव में जो हार होती है वो नेतृत्व क्षमता को निर्धारित नहीं करती है। और दूसरी बात, जो कल हुआ उसे कांग्रेस ही नहीं समूचा देश लोकतंत्र का एक काला अध्याय कह रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते है कि प्रत्याशी को हटाइए मत, प्रत्याशी को हराइए। यदि आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि कांग्रेस के अंदर खानों में फूट है, यदि आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि कांग्रेस के विधायक बिकने की स्थिति में है, कांग्रेस प्रत्याशी चयन से संतुष्ट नहीं है, तो चुनाव हो जाने देते। लेकिन आप जब प्रत्याशी को ही रेस से बाहर कर देते हैं, आप पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म कर देते हैं, तो ये स्पष्ट बताता है कि आपके अंदर कितना डर है और इसीलिए आपको इतनी निम्न स्तरीय राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है कि आपने मीनाक्षी नटराजन जी जैसी गांधीवादी नेत्री और एक बहुत ही शिक्षित और ईमानदार योग्य नेत्री को इस चुनाव से बाहर करने का प्रयास किया है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज पूरी तरीके से आप खत्म कर दें तो देश के लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए फुलेश्वर जी ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है नितिन जी, देखिए आप लोग तीसरे सीट में तो मैंडेट से काफी दूर भी थे, लेकिन उसके बाद भी जो आप लोग दावा कर रहे थे कि हम तीसरे सीट पे जीत रहे हैं, तो क्या पहले से तय था कि ये स्थिति निर्मित होनी है? नितिन जी, देखिए हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने ये चीज कहे हैं कि हमें विधायकों पे भरोसा था इसलिए तो उन्हें टिकट दिए थे। अगर इतना भरोसा था तो विधायकों को आप एक एयरक्राफ्ट में बैठाल करके क्या मध्य प्रदेश का नक्शा याद करने के लिए लेके गए थे क्या? ये मैं पहले प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। उन्हें खुद के अपने पार्टी के नेताओं में एकजुटता नहीं है। कल रात्रि में आप ही कुलेश्वर जी अपने ही मीडिया समूह के हमारे जो साथी थे वो जब जीतू पटवारी जी से जहाँ पे वो लोग एक दिखावे के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, वहां पे जब उनसे बाइट लेने गए तो जीतू पटवारी जी उमंग जी की तरफ इशारा करते हैं कि उनसे बात करो। तो उमंग जी जीतू पटवारी जी को कहते हैं कि यार तू नहीं बोल पा रहा है क्या?
तो ये कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इनकी कितनी ट्यूनिंग, कितना तालमेल है, जिस कारण ये इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा और कोई वरिष्ठ नेता ने इनका साथ नहीं दिया। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, निर्वाचन प्रक्रिया में एक जानकारी छुपाना एक बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक अपराध है, ऐसा मैं मानता हूं और जनता मानती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं। यह जो बहुत बड़ा अपराध आज कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ प्रत्येक जनता से माफी मांगने की भी आवश्यकता है। वो वाली कहावत है ना कि टिकट को इतनी खींची गई कि वो 4 धड़ों में फट गई, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति कांग्रेस में इस एक राज्यसभा सीट के लिए हो गई और जिस कारण इन्हें आज ये नाकामी का सामना करना पड़ा। चलिए सिंपी जी जवाब दे दीजिए। कुलेश्वर जी, हमें भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता का तर्क बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये तो कल से आप ही के मीडिया हाउसेस के माध्यम से ही हम लोगों को भी पता चल रहा था कि हमारे सारे विधायक विमान में बैठकर कहीं बाहर जा रहे थे। तो ये कहाँ से तर्क ढूंढ के ले आए कि हम उन्हें मध्य प्रदेश का भ्रमण कराने जा रहे थे। ये तो खैर हम इनके विवेक को नमन करते हैं। और दूसरी बात, जहां तक माफी मांगने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से समूचे देश से माफी मांगनी चाहिए फूलेश्वर जी, क्योंकि यदि वो प्रजातंत्र के ऊपर इस तरीके से डाका डालकर अपनी सरकार बनाएंगे, राज्यसभा में अपने प्रत्याशियों को बिना चुनाव के पहुंचाएंगे, तो ये लोकतंत्र में कोई जीत नहीं मानी जाएगी और ना ही देश की जनता इस तरह के चुनावों के प्रति या प्रत्याशियों को सदन भेजने के प्रति कोई स्वीकारोक्ति रखती है। और कम से कम भारत जैसा देश तो नहीं रखता है, जो बहुत ही जमीनी संघर्ष कर कर जिसने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। वो तो चाहता है एक क्लीन एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर अ डेमोक्रेसी। लेकिन फुलेश्वर जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकारने की बजाय यदि कांग्रेस का माखौल उड़ा रही है तो ये इनका अहंकार है और आगामी चुनावों में शायद जनता उन्हें इस अहंकार का जवाब जरूर देगी। ठीक है साइनी जी, जब महेश केवट को उतारा गया तीसरे सीट पर, तभी से भारतीय जनता पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि हम वो भी सीट जीत रहे हैं, क्योंकि मैंडेट से काफी दूर भी थे। तो क्या माना जाए कि बीजेपी के पास पहले से जानकारी थी, जब समय आने के बाद वो इस चीज को रखते? क्या इसके पीछे ये माना जाए? जी, कहीं ना कहीं इस चीज का तो भनक लग रही थी कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी। तो बीजेपी का कांग्रेस के साथ कहीं बातचीत चल रही थी कि क्या बात थी ये तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से उन्हें कैंडिडेट उतारा, जिस तरह से उन्हें ये मान के बोल रहे थे, सोर्सेस से पता चल रहा था नहीं हम तीसरे सीट भी हम जीत लेंगे, तो कैसे जीत लोगे? आपको 10 सीट की कमी थी, 10 मतलब विधायक और चाहिए थे बीजेपी को अगर वो जीतना है सीट। तो 10 विधायक तो अरेंज करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो आप किस तरह से ये मान के चल रहे थे कि नहीं हमारा तीसरा भी हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा? तो ये जो कांग्रेस के साथ कोई किसी तरह का इनका गठजोड़ है, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में तय हुआ है या कुछ है, ये तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बता सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इसके अलावा किस तरह से जानकारी बीजेपी तक पहुंची और किस तरह से बीजेपी ने इस चीज को यूज किया, ये सब एक तरह से बहुत ही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक गठजोड़ का बात समझ आती है। ठीक है, नितिन जी अपनी बात पूरी करिएगा। हेलो जी, निश्चित तौर पे देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में ये कहते फिर रही है कि इन्हें भाजपा वालों को माफी मांगना चाहिए देश से। अरे कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल इतने लंबे समय तक के देश को लूटने फरोख्त करने का जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर के देश को बर्बाद किया, जिनके पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है वो 1987 में INS विराट युद्धपोत, इंडियन नेवी जो देश की सुरक्षा की करने वाला जो युद्धपोत है, उससे पिकनिक मनाने जाते थे, जिनके घर पे ये इतना सम्मान करने वाले लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का। जब एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो जब प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी जी पूरे देश में घूमती फिरती थी कि हमारे घर का एक नौकर देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये कांग्रेस पार्टी अब हमें बताएगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान कैसे करना है या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुपालन कैसे करना है। पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठनात्मक संविधान में झांके और संगठनात्मक संविधान को रूल और मजबूत करने का काम करे। ठीक है सिंपी जी, नामांकन तो अब रद्द हो गया, फैसले भी आ चुके हैं, आगे की कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी अब?
देखिए फुलेश्वर जी, पहली बात तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये पूरी उम्मीद थी कि वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो निर्णय दिया है उसको वापस लेंगी और मीनाक्षी नटराजन जी के फेवर में अपने डिसीजन को जी। सुनाएंगी, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ये वो भी पता खारिज चला हो कि गया, इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन ऑफ इंडिया ने भी खारिज कर दिया है। तो फिलहाल 12 जून को हमारे जितने भी विधायक हैं, जो 62 एमएलएज हैं, वो सारे के सारे दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया से मिलने का वो कार्य करेंगे और वो ये गुहार लगाएंगे कि मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म गलत तरीके से निरस्त करवाया गया है उसके ऊपर वो कोई निर्णय जरूर लें। और आगामी रणनीति हमारी ये रहेगी कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यालय हैं, जितने कलेक्टर ऑफिसेज हैं, इन सबको घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक ये हमारी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी हमें निश्चित रूप से न सिखाए कि लोकतंत्र का सम्मान कैसे किया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है, उन्हें कांग्रेस पार्टी को सीख देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राज्यसभा की एक सीट जो कांग्रेस के खाते में आने वाली थी, वो भी सीट जो है अब कांग्रेस से छीन चुकी है। कुल मिलाकर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था वो रद्द हो गया। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी सामने है कांग्रेस बीजेपी पर, तो बीजेपी कांग्रेस पर कई आरोप खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।